मैंने दोनों डाकुओं को अपने करीब आते देखा। फिर पिस्तौल वाला डाकू मेरे सर की बजाय पैरों की तरफ बढ़ा तो कुछ इत्मीनान हुआ। अगले ही लम्हे मुझे पता चल गया कि उनके असल इरादे क्या हैं। देखते ही देखते पिस्तौल वाले डाकू ने मेरे पैर दोनों हाथों में जकड़ लिए और उसके साथ ही यानी पस्ता कद डाकू ने मेरी दोनों बगलों में हाथ डाल दिए। साफ जाहिर था कि वो मुझे उठाकर कहीं और ले जाना चाहते हैं। मुझे हैरानी और तशवीश तो हुई, मगर ये मौका अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करने का तकाजा कर रहा था। लिहाजा मैंने चीख कर कहा, ठहरो, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इतना जुल्म न करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जवाब में नीले लिबास वाले ने मुझे जोर से डपटा और जबान बंद न रखने की सूरत में जान से मार देने की धमकी दी। जाहिर है इतनी खौफनाक सूरत हाल में मेरा खामोश हो जाना ही मुनासिब था। फिर दोनों डाकुओं ने मुझे उठा लिया और नशिस्त गाह के दरवाजे की तरफ बढ़े। मैंने देखा तीसरा राइफल बरदार डाकू भी हमारे पीछे पीछे चल रहा है। डाकू मुझे साथ लिए बरामदे में पहुंचे और फिर बरामदे के आखिरी सिरे की तरफ बढ़े। तब मैंने देखा कि वहां से एक चौड़ा सा जीना दूसरी मंजिल की तरफ जा रहा है। फिर दोनों डाकू मुझे लादे सीढ़ियां चढ़ने लगे। मेरे वजन के साथ सीढ़ियां चढ़ना आसान नहीं था। आखिरी सीढ़ियों तक पहुंचते पहुंचते दोनों डाकू बुरी तरह हाँपने लगे। वो ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर कुछ देर सांस दुरुस्त करते रहे। फिर मुझे उठाए सामने दिखाई देने वाले कमरे के खुले दरवाजे की तरफ बढ़े। कमरे की बत्ती जल रही थी, ताहम उन्होंने ऐसे जाविये से उठा रखा था कि मेरे लिए अंदर का जायजा लेना मुश्किल न था। कमरे में दाखिल होने के बाद उन बदबख्तों ने मुझे बेरहमी से फर्श पर पटक दिया। मुझे जिस्म का निचला हिस्सा पुख्ता फर्श से टकराने से चोट लगी। जवाब में मेरी चीख इतनी जोरदार थी जैसे उन्होंने मुझे छत से नीचे फेंक दिया हो, मगर वो मेरी हाय हाय पर कान धरे बगैर अगले ही सानिये कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़े। फिर मुझे देखते ही देखते उन्होंने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। डाकुओं की टोली रुखसत होते ही मैं थोड़ी सी जोर आजमाई करके फर्श पर कूल्हों के बल बैठ गया। उसके साथ ही मेरी नजर दीवार के साथ बिछी मसहरी पर दराज एक शख्स पर पड़ी। उसका रुख दीवार की तरफ था। अगले ही लम्हे मुझे नजर आ गया कि उसके हाथ पुश्त पर रस्सी से जकड़े हुए हैं, जबकि पांव भी बंधे हुए हैं। मैंने गौर से उसे देखा। अगले ही लम्हे मैं उसे पहचान गया। वो बिलाशुबा रवि भागवत का वफादार और चहीता मुलाजिम अरविंद ही था। इस तकलीफदेह हालत में सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे यकीनन डाकुओं ने बेहोश करके यहाँ डाला होगा। मैंने अरविंद को फिल वक्त नजरअंदाज करके सूरत हाल पर असरे नौ गौर करने का फैसला किया। क्या मैं अपने पहले वाले फैसले के मुताबिक यहीं पाबंदे सिलासिल हालत में कमरे में बंद रहकर इंतजार करूं कि डाकुओं का ये टोला अपना मकसद पूरा करके यानी रवि भागवत के पास मौजूद 1 लाख रुपया वसूल करके उड़नछू हो जाए? मगर अब सूरत हाल में एक अहम तब्दीली रूनुमा हो चुकी है। डाकू कोशिश के बावजूद हवेली में कहीं पोशीदा वो रकम ढूंढने में नाकाम रहे हैं और वो मेरे सामने अपना पुख्ता इरादा जाहिर कर चुके हैं कि वो खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे उन्हें रकम की पोशीदा जगह का पता मालूम करने के लिए रवि भागवत की खाल उतारनी पड़े। मुझे पहले पहल एक बार वही इरादा दुरुस्त लगा। ठीक है, किस्मत ने मुझे एक बहुत गलत मौके पर यहाँ फंसा दिया है, मगर मेरा वो फैसला दुरुस्त है कि मुझे इस बखेड़े से कुछ लेना देना नहीं। मैं अपने मिशन की अहमियत और नज़ाकत के पेश नज़र किसी इजाफी उलझन में फंसने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रवि भागवत जाने और उसके ये बिन बुलाए मेहमान, चाहे सुबह हो जाए मैं यहीं ठहर कर इंतजार करूं कि कहीं से कोई मदद पहुंचे और हवेली के बाकी मकीनों की तरह मुझे भी जकड़बंद से आजाद कराए। किसी की आमद के आसार पाकर मैं भी बेहोशी का नाटक करूंगा। मगर फिर लगभग फौरन ही मेरे जहन में एक इंतहाई तशवीशनाक ख्याल आया जिसने मुझे मुस्तरिब कर दिया। रवि भागवत से इस पोशीदा रकम के मकाम की मालूमात उगलवाने के जुनून में ये बेरहम डाकू उस पर बेरहमाना तशद्दुद करते और तशद्दुद में कहीं वो एतदाल से ना गुजर जाएं। रवि भागवत जैसे नफीस और नाजुक मिजाज शख्स की बर्दाश्त की हद मुझ जैसों से बहुत कम होगी। हर कीमत पर उसकी जबान खुलवाने की धुन में बदबख्त डाकू कहीं उसकी जान ही न ले लें। मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि मामला इस हद तक संगीन रुख इख्तियार नहीं करेगा। रवि भागवत हरगिज इतनी शदीद मज़ाहमत नहीं करेगा। मगर मैं खुद को ज्यादा देर मुतमईन न रख पाया। अगर मामला सिर्फ डाका जनी तक महदूद रहा तो बेशक मेरे लिए सूरत हाल इतनी पेचीदा नहीं होगी। खुद रवि भागवत मेरी इस वारदात से लाताल्लुकी की गवाही देगा, मगर इस वारदात में उसकी मौत के नतीजे में सूरत हाल बहुत ज्यादा संगीन हो जाएगी। पुलिस मुझे पहली फुर्सत में इस वारदात की साजिश और रवि भागवत के कत्ल में शरीक होने के शक में गिरफ्तार कर लेगी और सारा जोर मेरे साथियों की निशानदही के लिए मेरी जबान खुलवाने पर सर्फ कर देगी। ये इदराक मेरे तोते उड़ाने के लिए काफी था। तभी एक और दहशतनाक ख्याल ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरी यहाँ आमद के वक्त हवेली के तीनों मकीनों में से कोई भी होश में नहीं था। रवि भागवत को कुछ हो गया
और उसके बाद मैं पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो रवि भागवत का दरबान और मुलाजिम अरविंद भी मेरे इस बयान की तस्दीक नहीं कर पाएंगे कि मैं जब यहाँ पहुंचा तो डाकुओं का टोला पहले ही हवेली पर कब्जा कर चुका था और उन्होंने मुझे भी यरगमाल बना लिया था। पुलिस मुझे डाकुओं का साथी, उनका मुखबर और रवि भागवत के कत्ल में शामिल होने का इल्जाम लगाएंगे और अरविंद और अगर दरबान बोलने के काबिल हुआ चाहते हुए भी पुलिस का इल्जाम नहीं झुटला पाएंगे। यकलख्त मैं एक हतमी नतीजे पर पहुंच गया। ये खतरा बहुत संगीन है। मैं यहाँ पड़ा रहकर उसके रूनुमा होने के इंतजार की गलती नहीं कर सकता। मुझे बाहर सूरत उन लोगों से रवि भागवत की जान छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकता हूँ। ठीक है, रवि भागवत को इस मुसल्ला टोले से बचाने की कोशिश करते हुए मुझे बहुत संगीन खतरा मोल लेना पड़ेगा, मगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना शायद मेरे लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे हरकत में आना चाहिए और वो भी फौरन, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैंने तेजी से अपने हाथों के गठबंधन खोलने की कोशिश शुरू की। दोनों हाथों के दरमियान महारत से फासला रखकर रस्सी बंधवाने की वजह से थोड़ी सी कोशिश से बंधन ढीले पड़ गए। मैंने दायां पंजा मोड़कर उंगलियों से बाईं कलाई पर बंधी रस्सी की गिरहें टटोली और फिर उन्हें ढीली करने लगा। कुछ ही देर में दोनों हाथ गठबंधनों से आजाद हो चुके थे। मैं पैरों में बंधी रस्सी खोल ही रहा था कि मैंने अरविंद की दर्दनाक कराह सुनी। इसका मतलब है वो होशो हवास की तरफ पलट रहा था। ये मेरे लिए बहुत नेक शगुन था। मैं अपने पांव रस्सी से आजाद करने के बाद तेजी से अरविंद की तरफ बढ़ा और उसके हाथों की रस्सियां खोल दी। इस दौरान में वो एक बार फिर कराहा और समझ न आने वाले अल्फाज में बड़बड़ाया भी। अब उसके होश बहाल होने में ज्यादा देर न थी। मैंने जल्दी से उसके पैरों के बंधन भी खोल दिए और फिर उसे चित लिटा दिया। वो इस बार और भी जोर से कर रहा था। मुझे अंदाजा हुआ कि उसकी कमर छूने से उसे शदीद दर्द हुआ है। शायद डाकुओं ने उसकी कमर पर भी राइफल या शॉटगन के दस्ते से जरब लगाई थी। ताहम दर्द की इस शदीद लहर का ये फायदा हुआ कि अरविंद जल्द होश में आ गया। उसने पुश्त के बल लेटते ही कुछ देर आंखें पटपटाईं और फिर खोल दी। कुछ देर छत पर घूमते पंखे को घूरने के बाद उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने उसे पहचानने में मदद देने के लिए दोस्ताना लहजे में कहा, ये मैं हूँ शमशेर सिंह, रवि जी का दोस्त। तुम्हारी तबीयत कैसी है? चंद लम्हों तक खाली खाली नजरों से मेरा चेहरा देखने के बाद उसकी आंखों में शनासाई नमूदार हुई। उसने कुछ कहना चाहा मगर उसकी बात दर्दनाक कराह में तब्दील हो गई। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में पूछा, क्या बहुत जोर की चोट लगी है कमर में? उसने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर अपने सर की पुश्त दाएं हाथ से सहलाते हुए मुस्तरिब लहजे में सवाल किया, वो डाकू कहाँ हैं? उन्होंने पहले मेरी कमर और फिर सर पर बंदूक का बट मारा था, फिर मुझे होश नहीं रहा। क्या वो बदमाश? मैंने अपना लहजा गंभीर बनाते हुए कहा, नहीं, वो हथियारबंद खबीस अब भी हवेली में मौजूद हैं। मैं रवि जी से मिलने के लिए आया था। उन्होंने मुझे भी फाटक से पकड़कर यरगमाल बना लिया और बांध कर यहाँ फेंक गए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी रस्सी खोली है। अरविंद ने मेरी बात बमुश्किल पूरी होने दी। बोला, रवि बाबू कहाँ हैं? डाकुओं ने उनसे मारपीट तो नहीं की? मैंने उसके लहजे की तशवीश भांपते हुए संजीदा लहजे में कहा, रवि जी और वो लुटेरे शायद इस वक्त भी ड्राइंग रूम में मौजूद हैं। यहाँ फेंके जाने से पहले मैंने डाकुओं को आपस में बातें करते सुना था। वो रवि जी से जबरदस्ती उगलवाने का प्लान बना रहे थे कि उन्होंने बैंक से निकलवाया हुआ 1 लाख रुपया हवेली में कहाँ छुपा रखा है। मेरी बात पर अरविंद बुरी तरह चौंका। फिर उसने तेजी से उठने की कोशिश की मगर इस मर्तबा दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई और बिस्तर से चंद इंच ऊपर उठकर दोबारा ढह गया। अब वो मुसलसल कराह रहा था। मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा, लगता है तुम्हें बहुत शदीद चोट लगी है अरविंद भैया, फिलहाल उठने की कोशिश न करो। उसने कराहते हुए बमुश्किल कहा, मगर वो बदमाश रवि बाबू से मारपीट करके उनकी जबान खुलवाने की कोशिश कर रहे होंगे। वो उन्हें बता रहे होंगे कि वो 1 लाख रुपया इस हवेली में नहीं है। वो रकम 2 मटेरियल सप्लायर शुभ नाम देव शाम से पहले ही उनसे ले जा चुका है, मगर इन डाकुओं को यकीन थोड़ा ही आया होगा। मैंने संजीदा लहजे में कहा, अच्छा तो ये बात है, वो रकम हवेली से जा चुकी है, मगर ये भी दुरुस्त है कि डाकुओं को रवि जी की इस बात का यकीन नहीं आया होगा। वो रवि पर तशद्दुद की इंतहा करके शदीद जख्मी या हलाक भी कर सकते हैं। यही सोचकर मैंने रवि जी को उनके चुंगल से छुड़ाने की कोशिश करने का फैसला किया है। मेरी बात सुनकर अरविंद ने तकरीबन फकीराना लहजे में कहा, इस एहसान के लिए मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा शमशेर सिंह। भगवान के लिए रवि जी को बचा लें। इस दुनिया में उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरे लिए वही मेरे बाप हैं और वही मेरे भाई। मैं इस चोट की वजह से बेबस ना होता तो मैं इन डाकुओं की धज्जियां उड़ा देता, चाहे इस कोशिश में मेरी जान ही चली जाती। मैंने कहा, फिक्र न करो, रवि जी को कुछ नहीं होगा, वो वाकई बहुत भले आदमी हैं। मैं भी इन डाकुओं से उन्हें छुड़ाने के लिए सरधड़ की बाजी लगा दूंगा।
ये सुनकर अरविंद ने एहसान मंदी के इजहार के लिए सर हिलाया। मुझे इस गुफ्तगू में जाया होते वक्त का शिद्दत से एहसास था, लिहाजा मैं कुछ कहने की बजाय तेजी से बंद दरवाजे की तरफ लपका और उसके किवाड़ों को पकड़कर अंदर की तरफ झटका दिया। तभी मैंने पीछे से अरविंद की आवाज सुनी, दरवाजे को छोड़ें शमशेर सिंह जी, खिड़की में सलाखें नहीं हैं, खोल कर बाहर निकल जाएं। यह सुनकर मैं तेजी से दरवाजे के दाएं तरफ वाली खिड़की की तरफ बढ़ा। चंद ही सानियों के बाद कमरे के बाहर मौजूद था। मेरा वो अंदेशा गलत साबित हुआ कि डाकुओं का कोई साथी निगरानी के लिए टेरेस पे मौजूद होगा। मुझे वहां मुकम्मल सन्नाटा मिला। मैंने दरवाजे के बाहर चढ़ी कुंडी खोली और फिर दोनों किवाड़ जूं के तूं बंद छोड़कर तेजी से जीने की तरफ बढ़ने लगा। तभी मुझे एक ख्याल आया। अगले ही लम्हे मैं टेरेस की मुंडेर की तरफ बढ़ा और फिर एहतियात से नीचे की तरफ झांका। सबसे पहले मेरी निगाह अहाते के फाटक वाले हिस्से की तरफ पड़ी। मुझे रवि भागवत का दरबान पहले ही की हालत में पड़ा नजर आया। रवि भागवत की जहाजी साइज की क्राइसलर कार भी अपनी साबिका जगह महवे ख्वाब थी। तभी मेरी नजर फाटक की तरफ उठ गई। मैं ये देखकर चौंक पड़ा कि फाटक का बगली दरवाजा चौपट खुला हुआ था, जबकि मुझे बखूबी याद था कि डाकुओं की जोड़ी मुझे काबू करके हवेली के अंदर पहुंची थी तो उन्होंने वो दरवाजा अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया था। इसका एक ही मतलब था, डाकुओं का टोला हवेली से फरार हो चुका था। मगर ये कैसे मुमकिन था? उन्होंने तो 1 लाख रुपया निकलवाने के लिए रवि की जबान खुलवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने का तहैया कर रखा था। उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी के 10-12 मिनट में उसकी जबान कैसे खुलवा ली, जबकि वो रकम तो अब हवेली में थी ही नहीं। लिहाजा वो 1 लाख रुपया तो उनके हाथ लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो डाकू इतनी जल्दी और इतनी आसानी से, और वो भी खाली हाथ, यहाँ से कैसे फरार हो गए? तभी हवेली का खुला दरवाजा देखकर मुझे एक और ख्याल आया। मैं तेजी से टेरिस के गली की समत वाले सिरे की तरफ बढ़ा और जल्दी से बाहर झांका। नीम तारीख गली खाली थी। तभी मेरी नजर गुरुद्वारे के साथ वाले गली के हिस्से पर पड़ी। उसके साथ ही मैं चौंक पड़ा। मुझे 2 अफराद तेज कदमों से ढिंगू रोड की तरफ बढ़ते नजर आए। उनकी पीठ मेरी तरफ थी, मगर गुरुद्वारे की रोशनी में उनके नीले और खाकी लिबास उनकी शनाख्त कराने के लिए काफी थे। उनकी जिसामत भी मेरे लिए जानी पहचानी थी। वो दोनों बिलाशुबा डाकुओं के इस मुख्तसर से गिरोह के सरगना और नायब सरगना ही थे। मैंने अपनी हैरानी को जहन से झटक दिया। डाकुओं का टोला चाहे किसी भी वजह से यहाँ से दफा हुआ हो, ये बहुत खुशी और इत्मीनान की बात है। खसकम जहां पाक एक बिला वजह की परेशानी से जान छूटी। मगर खुदा जाने उन्होंने रवि भागवत की जबान खुलवाने के लिए खुदा जाने उसके साथ क्या सलूक किया होगा। वो बाबू टाइप इंसान तो तशद्दुद सहने का जरा भी तजुर्बा या अहलियत नहीं रखता होगा। कहीं इन बदमाशों ने दौलत हथियाने के जुनून में उस बेचारे को कोई संगीन नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। ये तशवीशनाक ख्याल जहन में आते ही मैंने उन डाकुओं पर दिल ही दिल में लानत भेजी और रवि की सलामती के बारे में संगीन खदशात जहन में लिए एक बार फिर तेजी से जीने की तरफ लपका। मैं एक एक जस्त में 2-2 सीढ़ियां फलांगता चंद ही सानियों में निचली मंजिल पर पहुंच गया। ताहम नशिस्त गाह का रुख करने की बजाय मैं पहले हवेली के फाटक की तरफ लपका। डाकुओं की टोली बेशक वहां से रुखसत हो चुकी थी, मगर एहतियात से काम लेने में ही अक्लमंदी थी। दरवाजे की कुंडी अंदर से चढ़ाकर मैंने बस एक नजर बेसुध पड़े दरबान पर डाली और फिर तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए नशिस्त गाह की तरफ बढ़ा। मैंने धड़कते दिल के साथ रवि की सलामती के लिए दुआ करते हुए अंदर झांका, मगर अंदर का नजारा देखते ही मुझे हैरत और फिक्र का झटका लगा। मुझे वहां कहीं रवि नजर नहीं आया। कमरा बिल्कुल खाली था। एक हौलनाक इदराक से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रवि की जबान खुलवाने के लिए जहां जोर आजमाई करने की बजाय वो उसे अगवा करके अपने साथ ले गए। ये इम्कान पहले ही मेरे जहन में आ जाना चाहिए था। अगर मुझे बर वक्त ये ख्याल आ जाता तो शायद मैं किसी न किसी तरह बर वक्त यहाँ पहुंच जाता और रवि भागवत को अगवा होने से बचा लेता। तभी मेरे दिमाग ने इन पछतावों पर मुझे सरजनिश की। जो होना था वो तो हो गया। मुझे अब कौन सा लाहे अमल अपनाना चाहिए? मेरा जहन बर्क रफ्तारी से सोचने लगा। मेरी जान छूट चुकी है। क्या मुझे यहाँ से निकलकर चुपचाप अपने ठिकाने का रुख करना चाहिए? मगर अब मेरा इस मामले से बिल्कुल ला ताल्लुक रहना मुमकिन नहीं। ये अब और भी ज्यादा संगीन मामला बन चुका है। पुलिस इत्तला मिलते ही यहाँ पहुंचेगी और फिर अरविंद की जबानी उन्हें पता चल जाएगा कि मैं इस वारदात का मरकजी गवाह हूँ। उसके साथ ही मेरा खामोशी से गायब हो जाना मुझे पुलिस वालों की नजरों में मशकूक बना देगा और वो मेरी तलाश में सीधे ध्यान सिंह के लेबर कैंप पहुंच जाएंगे। ये ख्याल मेरे लिए बहुत परेशान कुन था। मैंने तरह तरह के जाल फेंक कर पठानकोट एयरबेस में घुसने में कामयाबी हासिल की है और मेरा मिशन निहायत उम्दगी से आगे बढ़ रहा है। इस एयरबेस के तोसी मंसूबे का नक्शा भी मेरी दस्तरस में है।
मेरे लिए इंडियन एयरफोर्स के आला ओहदेदारों से ताल्लुकात उस्तवार होने के इम्कानात भी रोशन हो चुके हैं और ये तमाम पेशरफ्त सिर्फ ध्यान सिंह का दस्तरास्त बनने का नतीजा है। मैं इन हालात में अपनी जो नौकरी खतरे में डालने या रवि भागवत के अगवा में शरीक होने के शक के नतीजे में पुलिस के हत्थे चढ़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मेरे लिए इन खतरनाक नताइज से बचने का एक ही रास्ता था। मैं किसी भी तरह रवि भागवत को उसके अगवाकारों से छुड़ाकर वापस ले आऊं या कम से कम डाकुओं के उस ठिकाने का पता लगा लूं जहां उसे अगवा करके ले जाया गया है। अगर मैं पुलिस को उस मकाम पर छापा मारने के लिए रहनुमाई फराहम कर दूं तो मैं शक व शुबे की इज्जत से बाहर आ जाऊंगा, बल्कि मुमकिन है मेरी ये कोशिश मेरे मिशन के लिए फायदेमंद साबित हो जाए। बदबख्त डाकुओं का ये टोला रवि को पैदल ही अगवा करके ले जा रहा है। इसका मतलब है उनका ठिकाना यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। उन्हें यहाँ से निकले ज्यादा देर नहीं हुई है और रवि को उठाकर चलने से उनकी रफ्तार भी ज्यादा तेज नहीं होगी और वो अभी बहुत ज्यादा दूर नहीं पहुंचे होंगे। मैं तेज रफ्तारी का मुजाहरा करूं तो उनके पीछे पीछे वहां पहुंच सकता हूं। इस ख्याल ने गोया मेरे रगो पैर में बिजली भर दी। मैं दौड़ता हुआ फाटक तक पहुंचा और फिर बगली दरवाजा खोलकर गली में पहुंच गया। मैं चंद ही सानियों में बागीचे के कोने पर पहुंचा और फिर ढिंगू रोड की तरफ नजर दौड़ाई। गली के इब्तिदाई सिरे की तरफ रोशनी कम होने की वजह से मुझे आंखों पर जोर डालना पड़ा, मगर मैं डाकुओं के हजूले देखने में कामयाब हो गया। इस असना में वो सड़क वाले मोड़ के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। मेरा दिल चाहा कि दौड़कर उन तक पहुंच जाऊं, मगर मुझे पता था कि वो पांचों बदमाश आतिशी असलहे से लैस हैं और इसके इस्तेमाल में महारत भी रखते हैं। वो मेरी आहट पाते ही पलटते और मुझे दूर से ही गोलियों से छलनी कर देते। इस खदशे के पेश नज़र मैं इस नतीजे पर यकसू हो गया कि फासला रख कर ही उनका ताक़ुब करना बेहतर होगा। मुझे उनके गली से सड़क पर दाएं या बाएं मुड़ने का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद ही मैं उनके पीछे जाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी उनके करीब पहुंचने की कोशिश की तो मुझे गुरुद्वारे के सामने तेज रोशनी से होकर गुजरना पड़ेगा। ऐसे में उनमें से किसी ने पलट कर देख लिया तो मैं आसानी नजरों में आ जाऊंगा, बल्कि हो सकता है कि मुझे पहचान भी लिया जाए। मुझे अपने इस खदशे में भी वजन महसूस हुआ, लिहाजा मैंने वहीं बागीचे के कोने से छुपकर उनकी निगरानी का फैसला किया। मगर कुछ ही देर में मुझे अंदाजा हो गया कि डाकुओं का वो टोला गली के सिरे की तरफ वाले मोड़ पर पहुंचकर ठहर गया है। मुझे लगा कि उन्होंने बेहोश रवि को भी अपने कदमों के पास जमीन पर डाल दिया है। उनकी ये हरकत मेरे लिए हैरानकुन थी। मैंने उनकी इस हरकत की तौजीह सोचने की कोशिश की। शायद ये लोग जायजा ले रहे हैं कि ढिंगू रोड पर इनकी सरगर्मियों के लोगों की नजरों में आने के कितने इम्कान हैं। कहीं गश्ती पुलिस का कोई दस्ता तो आसपास नहीं मंडला रहा, आवारागर्द राहगीरों की कोई टोली। तभी मजीद गौर से देखने पर मुझ पर एक सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ। अब गली के सिरे पर मौजूद डाकुओं के टोले में से एक कम नजर आ रहा था। मैंने इस तरह के आलम में उस पांचवें डाकू के गायब होने की वजह सोचने की कोशिश की। पहले ही ख्याल से मुझे अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। साथ ही मुझे अपने आप पर गुस्सा भी आया। ये पहलू मेरे जहन में क्यों नहीं आया? मैं अब ये बिल्कुल सामने की बात समझा हूँ जब बज़ाहिर बाजी हाथ से निकल चुकी है। मैंने इतनी ताखीर कर दी है कि अपनी जान खतरे में डालकर पूरी कुव्वत से इन डाकुओं की तरफ दौड़ लगाऊं, तब भी इन्हें इरादे पर अमल करने से नहीं रोक पाऊंगा। मुझे शिद्दत से एहसास था कि मेरे पास अब ज्यादा सोचने की मोहलत भी नहीं है। जो कुछ करना है फौरन करना है, मगर मैं क्या करूं? तभी मेरे जहन में एक ख्याल बिजली की तरह चमका। मैं फौरन ही इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरे पास अब यही वाहिद रास्ता है। मगर मैं अपने इस इरादे को अमली जामा पहनाने से पहले ये यकीन कर लेना चाहता था कि मैंने डाकुओं के इरादे के बारे में बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया है। मैंने धड़कते दिल के साथ अपनी पूरी कुव्वत बसारत काम में लाते हुए डाकुओं के टोले का जायजा लेने की कोशिश जारी रखी। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। ढिंगू रोड पर दाईं तरफ से आने वाली किसी गाड़ी की हेडलाइट्स ने चारों डाकुओं के हजूले वाजे कर दिए। फिर एक जीप उन डाकुओं के ऐन सामने आकर ठहर गई। ये सनसनीखेज मंजर मेरे अंदाजे की दुरुस्ती साबित करने के लिए काफी था। डाकुओं की ये टोली पैदल नहीं बल्कि उस जीप पर वारदात करने के लिए आई थी, मगर मोहल्लेदारों का मरकज बनने से बचने के लिए अपनी गाड़ी रवि भागवत की हवेली तक नहीं लाए थे, बल्कि उसे ढिंगू रोड पर ही कहीं आसपास खड़ा कर दिया था। तभी मैंने दो डाकुओं को रवि का जिस्म डंडा डोली करके उठाते देखा। इस असना में बाकी दो डाकू जीप में सवार हो चुके थे। अब वो जीप किसी भी लम्हे उड़न छू होने वाली थी, मगर मैं अभी मजीद इंतजार पर मजबूर था। फिर मेरे देखते ही देखते जीप हरकत में आ गई। मैंने गली के मोड़ पर नजरें जमाते हुए मजीद कुछ देर इंतजार किया। मेरा ये अंदाजा भी दुरुस्त साबित हुआ। ढिंगू रोड पर बाईं तरफ सीधा आगे बढ़ने की बजाय जीप ने यू टर्न लिया और दाईं तरफ मेरी आंखों से ओझल हो गई। अगले ही लम्हे में बिजली की तेजी से पलटा और रवि भागवत के बंगले की तरफ दौड़ लगा दी।